हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले साल का ग्रुप डी का अपन पेपर देखेंगे। वैसे तो कई सारी शिफ्टों में ग्रुप डी के पेपर होते हैं, लेकिन उसमें से एक पेपर इस क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं। आप लोग इस क्लास में यह देखिएगा कि ग्रुप डी का लेवल क्या था और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी अपन साथ में देखेंगे। बाकी वन बाय वन मैं आपको सारे पेपर हल करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, तो यहां से अपन देखेंगे पिछले साल का ग्रुप डी का पेपर अपन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन अपन देखेंगे। आप अपने आप को देखना कि इस टाइप का सवाल आप कर पा रहे थे क्या, क्योंकि पैटर्न आपका यही रहेगा जो पिछले वाला था। बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था। भाई, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करो। जब भी ऐसा सवाल आए ना, हमेशा बीच में आप क्या मान के चलेंगे बेटा, वर्तमान मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, पहले की बात करें तो आप हमेशा ऊपर लेकर चलेंगे और बाद की बात करेंगे आप हमेशा नीचे लेकर चलेंगे। यही करते हैं अपन। चलिए, सवाल में बोला गया था सर दो आदमी थे, एक छोटा था एक बड़ा था। चलिए, तो यहां से सवाल में बोला गया था भाई 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले, मतलब वर्तमान से 5 साल पहले ये वाला जो गैप है ये कितने का है। आप बोलेंगे सर 5 साल का है। चले, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना है। कहने का मतलब एक आदमी की उम्र 3 है तो दूसरे की कितनी है, आप बोलेंगे सर 1 है। आई बात समझ में। भाई, बड़े वाले का 3 है तो छोटे वाले का कितना हो जाएगा बेटा, 1 निकल के जाएगा। चलिए, सवाल में बोला गया था भाई दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है बेटा, 30 है। हमेशा ध्यान रखना ये जो अंतर है ये हमेशा ही समान चलेगा। ये 5 साल पहले भी 30 है, वर्तमान में भी 30 रहेगा और 5 साल बाद भी ये 30 रहेगा। ये जो अंतर आपको देके रखेगा सवाल में ये कभी चेंज नहीं होता, अंतर हमेशा ही समान ही चलता है। चले, तो यहां से अपन वही निकालेंगे। भाई, सबसे पहले एक इकाई का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो दोनों की आयु का जो अंतर है वो 30 दे के रखा है। यहां से अपन ने देखा तो 3 और 1 का जो अंतर है वो 2 है, तो इस एक इकाई का मान कितना हो गया बेटा, यहां से 15 हो गया। चले, अगर एक इकाई का मान 15 है मतलब जो छोटा वाला था, क्योंकि ये तो बड़ा वाला था, आप बोलेंगे सर ये छोटा वाला था। चले, तो छोटे वाले की जो उम्र है वो कितनी निकल के आ गई बेटा, यहां से 15 वर्ष निकल के आ गई। लेकिन 15 वर्ष कहां की उम्र है, 5 साल पहले की है। अगर यहां से वर्तमान में आना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान में आप बोलेंगे भाई यहां से जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से 20 हो जाएगी, ठीक है ना। भाई 5 साल पहले 15 का था, वर्तमान में आएगा तो बड़ा होगा ना आदमी, 5 और जोड़ दो तो कितने का हो गया बेटा, 20 का हो गया। बाकी जब अपन कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर सारी चीजें अपन समझते हैं और सीखते हैं। वो अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले तो ये अधिकतम शब्द जैसे आएगा तो आपके दिमाग में बस एक ही शब्द चलना चाहिए कि सर ये मसपा का सवाल है, एचसीएफ का सवाल है। आई बात समझ में, ठीक है ना। भाई, जब भी पेपर में ये अधिकतम शब्द आ जाए आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि सर ये मसपा का सवाल है। चले, तो यहां से 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, आप बोलेंगे सर ये 525 हो गया। चले, फिर यहां से 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, आप बोलेंगे सर ये 735 सेंटीमीटर हो गया। 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, सर यहां से 490 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना।
जब भी अधिकतम शब्द आ जाए, मतलब अपन को मसप निकालना है, तो अपन को इनका मसप निकालना है। चलिए, अब यहां से मसप निकालने के तरीके काफी हो सकते हैं। आई बात समझ में? मसप निकालने के जो तरीके हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। आप यहां से अंतर विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। नजदीक नजदीक वाली संख्या का आप जैसे अंतर लेंगे तो अंतर कितना मिला, आप बोलेंगे सर अंतर 35 मिला, तो यहां से जो 35 है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मसप हो जाएगा। और आप चाहो तो काटने वाले तरीके से भी लगा सकते थे। मसप निकालने के कई सारे तरीके हैं भाई। आप नजदीक वाली संख्या का अंतर ले लो, या तो मसप अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। तो यहां से जैसे अंतर निकाला, देखो 35 अपने पास प्रेजेंट था, तो फिर यहां से 35 क्या हो जाएगा बेटा, मसप हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। ये ग्रुप डी का पिछले साल का पेपर है बेटा, 2022 का, और यहां से डेट भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया। अगला सवाल। अच्छा, अभी तक जो 2 सवाल निकले हैं उनमें कोई मतलब ऐसा चीजें थी क्या जो अपन ने क्लासेज में नहीं पढ़ी हो? बिल्कुल क्लासेज में करवाए गए सवाल है। तीसरा सवाल देखो, बोर्ड मास का सवाल है। आप बोलेंगे सर सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। बेटा यहां से सबसे पहले भाग को हल करो। 27 में 3 का भाग देंगे 9। बाकी संख्या को आपने क्या किया, वैसे के वैसे ही लिखा। ठीक है ना। बाकी को आपने वैसे के वैसे ही लिखा। चलिए, जैसे भाग को अपन ने हल किया, भाग के बाद में गुणा को हल करो। आप बोलेंगे सर गुणा को हल करो, तो यहां से बोलेंगे सर 27 इंटू 0 0 प्लस का 1। अच्छा, जीरो का कोई रोल रहता ही क्या? आप बोलेंगे सर कोई रोल नहीं रहता जीरो का। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से कंफ्यूज मत होना भाई, यहां से ऐसे कर लो, 9 में से इस जीरो को माइनस करेंगे 9 प्लस में 1, तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा बेटा, यहां से 10 मिलेगा। कोई कठिनता क्या? नहीं कठिनता। अगले सवाल में चलेंगे। चलिए, देखो यहां से 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल 2 तरफा, 2 तरफा का मतलब क्या हो गया? आप बोलेंगे सर यहां से लेकर यहां पर गया, वापस यहां से लेकर यहां तक आया, तो जो औसत चाल है वो कितनी दे के रखा है बेटा, 15 दे के रखा है। ठीक है ना। चलिए, यदि वो जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करता है, तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी? अच्छा, आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही कि नहीं पता कि यहां से आदमी गया और यहां से वापस आया, तो जो औसत चाल है मेरे प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला सीधा का सीधा आपको पता होना चाहिए। 2 गुणा पहली चाल, पहली चाल मतलब जाते समय की चाल, दूसरी चाल, दूसरी चाल मतलब आते समय की चाल, बटे में इन दोनों चालों का अपन को क्या करना है बेटा, योग करना है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग कब लगाएंगे? जब आप जाएंगे और वापिस आएंगे, तो औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है। और S1 का मतलब जाने वाली चाल, S2 का मतलब आने वाली चाल। अब ऐसे सवालों में ना आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन की बदल लेंगे। कहने का मतलब ये जो औसत चाल है ये कितना दे के रखा है? आप बोलेंगे सर ये 15 दे के रखा है। चलिए, अच्छा यहां से जो पहली चाल है ना, यहां से जो पहली चाल है वो सवाल में कितना दे के रखा है बेटा, 20 दे के रखा है। सवाल में आपसे दूसरी चाल ही तो पूछा है, बस यहां से कर लो। देखो यहां से ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे। 2 गुणा, भाई पहली चाल तो 20 हो गई। चलिए, अब आप बोलेंगे भाई अपन को जो उत्तर है वो 15 लाना है, यही तो लाना है अपन को। भाई S1 अपन को दे के रखा है, S2 अपने को 4 ऑप्शन में दे के रखा है। अपन ऑप्शन से पुट कर करके देखेंगे अपना उत्तर कितना आ जाना चाहिए बेटा, यहां से 15 आ जाना चाहिए। बस यही करना है अपन को। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे
सर यहां से जो औसत चाल है, जैसे फॉर्मूले में अपन चालें रखेंगे तो औसत चाल कितनी मिलना चाहिए बेटा? 15 मिलना चाहिए। तो 2 गुणा पहली चाल। अच्छा दूसरी चाल आप एक बार कितना मान लो सर? यहां से 10 मान लो। तो यहां से जैसे 10 माना, दोनों को जोड़ के नीचे, क्या इनको हल करने पर 15 आएगा क्या? आप बोलेंगे सर 15 नहीं आएगा, तो आप इनको हटाइए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से नहीं होगा। जैसे मैं डायरेक्ट इसको रख रहा हूं, आप एक एक रखकर कोशिश करना। जैसे दूसरी चाल मैंने 12 रखा, इन दोनों को जोड़ के नीचे 32 रखा, 4 से काटा 8 बार, 4 से काटा यहां से 3 बार, 2 इसको काटेगा यहां से 4 बार, 4 से काटा यहां से 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया। आप बोलेंगे सर यहां से 15 निकल गया। आई बात समझ में? और औसत चाल अपन को कितना चाहिए था बेटा? 15 चाहिए था। कहने का मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये अपना क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। औसत चाल सवाल में देके रखा है। ये जो एक चाल है, कोई सी भी मान लो, एक चाल सवाल में अपन को देके रखा है। दूसरी चाल आप क्या करो, 4 ऑप्शन आपके सामने है, दूसरी चाल यहां से पुट कर लो। बस अपन को जैसे दूसरी चाल पुट करेंगे तो औसत चाल कितना मिलना चाहिए था बेटा? 15 मिलना चाहिए था। जैसे 2 इंटू पहली चाल अपन को दिया है, दूसरी चाल आप ऑप्शन से पुट करो। जैसे 12 पुट किया तो इसका जो उत्तर है वो 15 मिलना चाहिए था। क्या 15 मिला क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिल गया, ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ना। चलिए, ऐसा होता ही नहीं कि ऐसे सवाल अपन क्लासेस में नहीं करवाते हैं। अच्छा, ये भी वही सवाल है। चलिए देखो यहां से, अब ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत पूछे गए थे, और ऐसे सवालों को आपको देखो बनाना कैसा है, मैं यहां से आपको तरीका सिखा देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता हूं, भाई x प्लस वाई बराबर अगर n दे के रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस n का स्क्वायर करो, माइनस का 2xy करो, ठीक है ना। ये वाली जो चीज है ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, और ये सारे के सारे रिजल्ट में लिखवाता हूं जब क्लासेज अपन रेगुलर वाली पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से जब भी ऐसे सवाल है ना, जब भी इस पैटर्न का सवाल पेपर में आता है, भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 11, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर में 42, तो यहां से सवाल में अब कुछ भी पूछे तो ऐसे सवालों में क्या करो, किसी भी एक को 0 मान लो। आप चाहो तो x को 0 मान लो, आप चाहो तो y को 0 मान लो, और आप चाहो तो z को 0 मान लो, किसी भी एक को 0 मान लो। जैसे आप बोलेंगे सर यहां से z को अपन क्या करता है बेटा? 0 मान लेते हैं। आप चाहो तो y को भी मान सकते हो और x को भी मान सकते हो, लेकिन किसी एक को ही मानना है, ठीक है ना। जैसे ही z को 0 मानेंगे तो जहां जहां पर z है वो सब हट जाएगा। तो आप बोलेंगे सर x प्लस में जो y है वो कितना आ गया बेटा? यहां से 11 निकल के आ गया, ठीक है ना। वैसे यहां से z आप बोलेंगे हट जाएगा, z यहां से हट जाएगा। भाई z को अपन ने 0 मान लिया तो जहां जहां पर z है वो सारे के सारे हट जाएंगे। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर x गुणा y, और यहां पर कितना आ गया? आप बोलेंगे सर यहां से अपने पास में 42 निकल के आ गया। आई बात समझ में? चलिए, अब यहां से अपन क्या करेंगे, भाई सवाल में अपन से पूछा क्या गया था, अपन से सवाल में यह पूछा गया था, और इसमें भी अपन ने जेड को क्या मान लिया बेटा? 0 मान लिया, क्योंकि जहां जहां पर जेड है सबको 0 पुट करेंगे। तो यहां से जो अपन से पूछा गया था उसमें भी अपना क्या था? जेड 0 जाएगा। जैसे जेड 0 जाएगा, कहने का मतलब अपन को यह निकालना था। आई बात समझ में? और इसका फॉर्मूला मैं आपको दे के रखा हूं, भाई यहां से x प्लस वाई बराबर में 11 है। अगर इससे ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 2 गुणे में x गुणा y, और x गुणा y का जो मान है वो अपन ने 42 देख के रखा है, ठीक है ना। तो 121 माइनस में आप बोलेंगे सर 84, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 37 हो जाएगा।
बिना किसी समस्या के आपने सवाल को क्या कर लिया बेटा, हल कर लिया। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से चीजें आपको परीक्षा में सोचनी पड़ेगी। जो मैंने आपको सिखाया, जैसे जेड को आपने जीरो माना, तो यहां से आप बोलेंगे सर अपन को तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन को निकालना है। जहां जहां पर जेड था उन सभी का जो मान है वो अपन ने क्या कर लिया बेटा, जीरो पुट कर लिया। जैसे जेड जीरो पुट किया तो ये बना, जैसे जेड जीरो पुट किया तो आप बोलेंगे सर ये बना। और इसको निकालने का तरीका देखो, ये वाला फॉर्मूला तो रटा हुआ होना चाहिए, आसान सा फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अगला सवाल आप बोलेंगे, ये वाला सवाल भी क्लास में करवाया गया सवाल है, बहुत करवाए हैं, मतलब एक ही नहीं करवाया, इसके और भी पैटर्न बनते हैं, वो सारे मैंने करवाए थे क्लास में। चलिए देखो यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे सर ये जो सवाल है ना, ये एक दिन छोड़कर एक दिन वाला सवाल है। भाई काम को एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं। इस सवाल में 90% बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन पूरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं, उसी स्टेप का पालन करना। क्योंकि एक भी स्टेप आप लोग छोड़ेंगे ना तो उत्तर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जो स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा सारा का सारा आपको क्या करना है बेटा, अपनाना ही, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन बोलेंगे सर P और Q अकेले अकेले किसी कार्य को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब यहां से P था और यहां से Q था, ये 9 और ये 12। सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर यहां से 36 टोटल कार्य, 36 में 9 का भाग दिया 4, 36 में 12 का भाग दिया 3। तो ये तो यहां तक की बातें तो आपको समझ में आती होगी पहले से ही, ठीक है ना। भाई P की समता 4 आ गई और Q की समता 3 आ गई, और टोटल कार्य कितना हो गया बेटा, 36 हो गया। यदि वे Q से शुरू करते हैं, सबसे देखो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि शुरुआत अपन ने किया किससे है, हो सके वो P से स्टार्ट करे, हो सके वो Q से स्टार्ट करे। तो यहां से जिससे अपन शुरुआत करेंगे है ना, ये आपको देखना है। चले फिर एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। चले हमेशा ध्यान रखना, आप स्टार्टिंग में निकालेंगे बेटा 2 दिन का कार्य निकालेंगे। आप स्टार्टिंग में कितने दिन का कार्य निकालेंगे, 2 दिन का कार्य निकालेंगे। क्योंकि जो एक चक्र बनेगा ना वो 2 ही दिन का है। क्योंकि पहले दिन P कार्य करेगा, अगले दिन Q कार्य करेगा, तो 2 दिन का एक चक्र हो गया। फिर वापस से P आएगा, Q आएगा, P आएगा, Q आएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप यहां से बोलेंगे सर इन 2 दिनों में कितना कार्य होगा। हमेशा ध्यान रखना दोनों की समता के बराबर हमेशा कार्य होगा। भाई पहले दिन Q कार्य करेगा, अपनी समता के बराबर कार्य करेगा, अगले दिन P कार्य करेगा, अपनी समता के बराबर कार्य करेगा, ठीक है। तो यहां से 2 दिन में दोनों की समता के बराबर कार्य होगा। देखो P की समता 4, Q की समता 3, तो आप बोलेंगे सर 2 दिनों में कितना कार्य हो गया बेटा, 7 कार्य हो गया। अब 90% बच्चे गलती यहां पर करते हैं, वो डायरेक्ट 36 कार्य करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। एक स्टेप बीच में आप लोग छोड़ देते हैं। कौन से स्टेप, हमेशा ये जो कुल कार्य है इसमें बड़ी वाली समता को माइनस करना। दोनों में से बड़ी वाली समता 4 है, जैसे बड़ी वाली समता को माइनस करेंगे तो यहां से कितना कार्य रह गया बेटा, यहां से 32 कार्य रह गया। बड़ी वाली समता को हमेशा माइनस करना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन को जो कार्य है बेटा, यहां से 32 तक ही एक बार में कार्य करवाना है। कहने का मतलब इस 7 को किससे गुणा करें कि वो 32 के आसपास पहुंच जाए। 32 से ज्यादा नहीं पहुंचना, 32 के आसपास पहुंचना है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 32 में 7 का भाग दे लो, 7 चौके 28, 7 पंजे तो 35, मतलब ज्यादा निकल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए आपको 36 तक नहीं जाना, बड़ी वाली समता को घटाइए, आपको 32 तक जाना है। आई बात समझ में। क्योंकि बच्चे डायरेक्ट 36 तक जाते हैं, फिर उनका उत्तर नहीं आता, तो फिर वो सोचते हैं कि सर ने कुछ गलत पढ़ाई होगा। मैं सही पढ़ा रहा हूं, आप प्रॉपर स्टेप का पालन नहीं करते। चलिए तो यहां से 32 तक जाना है, और 32 तक कैसे जाएंगे, 32 में 7 का भाग दे लो सर 4 बार,
क्योंकि 5 से गुणा करेंगे 35 ज्यादा निकल गया। इधर 4 से गुणा किया, इधर भी 4 से गुणा करेंगे। आप बोलेंगे सर जो 8 दिन था इसमें 28 कार्य समाप्त हो गया। फिर यहां से आप लोग लिखेंगे भाई जो शेष कार्य है वो कितना बचा है। भाई टोटल कार्य तो अपन को कितना करना था बेटा, 36 करना था। 36 में से 28 कार्य समाप्त हो गया, तो आप बोलेंगे भाई अभी भी कितना कार्य शेष बचा है, अभी भी 8 कार्य शेष बचा है। और इस 8 कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्यों आएगा, क्योंकि कार्य की शुरुआत सबसे पहले क्यों ने की थी, ठीक है ना। फिर क्यों अगर इस पूरे कार्य को नहीं कर पाता, फिर यहां से पी आएगा। फिर अगर फिर भी कार्य पूरा नहीं हो पाता तो यहां से कार्य को करने वापस कौन आएगा बेटा, क्यों आएगा, ठीक है ना। ये जो क्यों पी क्यों अपन ने लिखा है, ये अपनी समता के बराबर ही कार्य कर सकते हैं। जैसे क्योंकि समता 3 है तो क्यों ज्यादा से ज्यादा 3 ही कार्य करेगा। भाई कोई भी आदमी अपनी समता से ज्यादा कार्य नहीं करेगा। तो इनकी समता को आप लोग नीचे लिख देना। देखो P की समता 4 है, मतलब P 4 कार्य करेगा। वापिस से Q की समता 3 है, मतलब जो Q है वो ज्यादा से ज्यादा एक बार में 3 कार्य करेगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से जो ऊपर है अपन को टोटल मिलाकर कार्य कितना बनाना है बेटा, 8 बनाना है। और किसी को भी अपनी समता से ज्यादा कार्य नहीं करवाना। ये जो क्योंकि समता 3 है ज्यादा से ज्यादा 3 कार्य करेगा। P की समता 4 है, ज्यादा से ज्यादा 4 कार्य करेगा। मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि समता तो 4 है, 5 कार्य कैसा कर लेगा, अपनी समता के बराबर या उससे कम ही कार्य करेगा। तो यहां से देखो 3 और 4 7 कार्य हो चुका है। 8 में से 7 कार्य हो चुका है, कितना कार्य बचा है सर, यहां से 1 कार्य बचा है। आई बात समझ में। तो 3/3 1, 4/4 1, 1/3, तो आप बोलेंगे सर 2 सही 1/3, ठीक है ना। अब यहां से कुल दिन कैसे निकालेंगे भाई 8 दिन तो पहले से ही लग चुके थे, 2 सही 1/दिन और लगा, तो 8 में 2 सही 1/3 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से टोटल मिलाकर कितना समय लग जाएगा बेटा, 10 से 1/3, यहां से पूरा समय लग जाएगा। ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया इस सवाल को करने का परफेक्ट तरीका यही है। अगर ये वाली स्टेप आप लोग छोड़ेंगे तो हो सके आपका उत्तर सही भी निकले, हो सके गलत भी निकल सकता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अब मैं डायरेक्टली इधर चीजों को लिख रहा हूं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात थी नहीं, है ना। अच्छा मैं आपको यहां से सिखा देता हूं 0.25। जैसे इसका रूट लोगे तो आपको देखो कुछ नहीं करना, 25 का रूट आपको लेना है। आप बोलेंगे सर 5, पॉइंट के बाद में आप बोलेंगे सर दो संख्या है, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, तो पॉइंट के बाद में जितनी संख्या हो ना उसमें 2 का भाग दे लेना। आप बोलेंगे पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 2 में 2 का भाग दो। जैसे 2 में 2 का भाग देंगे आप बोलेंगे 1 बचा, मतलब फाइनल जो उत्तर निकलेगा उसमें पॉइंट के बाद में 1 संख्या रहेगी। आई बात समझ में। जैसे यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां सही है, सबसे पहले 169, आप बोलेंगे सर 13, ठीक है ना। अब यहां से पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 3 3 6, पॉइंट के बाद में 6 संख्या है, 6 में 2 का भाग दो, 3 बचा, मतलब फाइनल उत्तर में पॉइंट के बाद में 3 ही संख्या रहेगी। पॉइंट के बाद में 2 संख्या थी, आगे 0 लगा लिया, तो यहां से पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आ गई बेटा, 3 संख्या आ गई। समझ गए। चलिए तो यहां से भी ऐसे ही करना है सर, यहां से 0.6 इसको अपन ने ऐसे कैसे ही लिखा। चलिए फिर यहां से सर इसको हल कैसे करेंगे बेटा, 0.81, भाई 0.81 को अपन लिखेंगे 9, पॉइंट के बाद 2 संख्या, 2 में 2 का भाग दो, 1 बचा, मतलब पॉइंट के बाद में 1 संख्या रहेगी। तो यहां से 0.9 फिर माइनस, चलिए
फिर यहां से बोला गया था, देखो 144 आप बोलेंगे भाई किसका रूट होता है, बेटा 12 का रूट होता है। पॉइंट के बाद में चार संख्या, चार में दो का भाग दो, दो बचा, मतलब पॉइंट के बाद में दो ही संख्या आएगी, पॉइंट के बाद में दो संख्या, ठीक है ना। चले, तो आप बोलेंगे पॉइंट के बाद में दो संख्या, मतलब 0.12 प्लस में 0.4 भाग 0.5। आई बात समझ में। चले, बस इसको अपन को क्या करना है बेटा, हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे। आप बोलेंगे सर छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले हल करो, और छोटे ब्रैकेट में भी जहां पर भाग था उसको सबसे पहले हल करेंगे। देखो 0.4 में 0.5 का भाग देना है भाई, भाग को सबसे पहले हल करेंगे ना। पूरे सवाल में ब्रैकेट को सबसे पहले हल किया, और ब्रैकेट में भी आप क्या करेंगे सर, यहां से भाग को हल करेंगे। 0.4 में 0.5 का भाग दिया, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 में 5 का भाग देंगे, आप बोलेंगे सर कितना आ गया, 0.8 आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से इन दोनों को हल किया, तो यहां से 0 पॉइंट अपना कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। अच्छा 0.12 में 0.8 को जोड़ो, मैं आपको कई सारी चीजें इसके माध्यम से सिखाऊंगा। 0.12 में 0.8, अब यहां से बात को समझना, ये जो 0.8 होता है ना, अब पॉइंट के बाद में अगर एक संख्या है तो पीछे आप जीरो भी लगा सकते हो, मतलब 0.8 होता है, आप इसको 0.80 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 0.8 पीछे जीरो लगाओगे 0.80 बन गया, ये एक की बात होती है, ठीक है ना। तो यहां से 0.12, वैसे ही 0.8 था, तो इसके पीछे आप जीरो भी लगा सकते हो, ये एक ही बात है, ये अलग अलग बात नहीं है। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर कितना बना बेटा, 0.92 बन गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक 0.92 बन गया, ठीक है ना। तो 0.6 प्लस में 0.9, और यहां से लेकर यहां तक कितना बना बेटा, 0. यहां से 92 बन गया। अब ये जो 0.9 है ना, ये जो 0.9 है, आप चाहो तो इसको 0.90 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। जैसे 0.6 है, तो आप चाहो तो इसको 0.60 भी लिख सकते हो, ये एक ही बात है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां से बस कर लो भाई, 0.6 और 0.9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 6 15, मतलब 1.5 हो जाएगा। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से 1.5 हो गया, और यहां से 0. यहां से 92 हो गया। भाई इन दोनों को आप लोग जोड़ेंगे, 1.5 हो गया, माइनस का 0.92 हो गया। अब मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं भाई, 1.5 को 1.50 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के पीछे अगर दो संख्याओं की जरूरत पड़े ना आपको, तो पीछे जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर 1.5 में से 0.92 कैसे घटाए। बेटा घटाने की जरूरत कहां है, 1.5 को आप लोग क्या मान लो, आप लोग 1.50 मान लो, और इसमें से 0.92 आपको क्या करना है बेटा, घटाना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। बस यहां से घटाएंगे, कितना बचा, आप बोलेंगे सर 10 में से 2 गया, यहां से 8, ठीक है ना। चलिए यहां से कितना बचा सर, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 जाएगा सर, यहां से 5, मतलब 0.58 बचा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। तो मैंने यहां से कुछ चीजें सिखाई, जैसे 0.6, 0.60 एक की बात होती है, 0.9, 0.90 एक की बात होती है। जरूरत पड़ने पर, जैसी जरूरत आपको पड़े ना वैसा आप मान लो, जैसे 1.5, 1.50 ये एक ही बात है, मतलब पॉइंट के बाद में दो संख्या आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये एक बोर्ड मास का सवाल था, और यहां से मैंने कुछ कुछ चीजें जो बच्चों को कई बार डाउट में रहती हैं, उनको मैंने आपको यहां से क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर कर दिया, ठीक है ना। चलिए चलिए
देखो यहां से सवाल में बोला गया था यदि समीकरण अपन को दे के रखा है कि मूल बराबर हैं। अब यहां से हमेशा बात को समझना, मैं यहां से 3 कंडीशन लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये अपनी द्विघात समीकरण होती है जहां पर ये जो d है ये अपना होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये विविध कर होता है। कई बार सवाल में आपसे विविध कर पूछा गया, कई बार सवाल में आपसे विविध कर पूछा जाएगा, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविध कर होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से 2-3 कंडीशन बनती है कि जो d का मान है वो अगर 0 से बड़ा है तो यहां से आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो मूल है वो आपके वास्तविक है। मूल एक तो वास्तविक है और यहां से मूल आपके अलग अलग है, ठीक है ना। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि d अगर 0 से छोटा है, d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है और मूल अलग अलग है। लेकिन d अगर 0 से छोटा है तो आप बोलेंगे सर यहां से जो मूल है वो यहां से काल्पनिक है, या फिर आप बोलेंगे कोई मूल नहीं, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि d का मान आपका 0 के बराबर है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि मूल बराबर हैं, या फिर इसी को ही अपन बोलेंगे कि मूल समान है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा यहां से अपने मूल बराबर हैं तो कौन सी कंडीशन हुई बेटा, मूल बराबर है मतलब d का मान अपन को 0 के बराबर रखना है, ठीक है ना। मतलब यहां से d का मान अपन को 0 के बराबर रखना है और d बराबर यही तो बताया था मैंने, मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में क्या रखना है बेटा, 0 के बराबर रखना है। अच्छा एबीसी का मान कैसे रखेंगे सर, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को a बोला जाता है, x के साथ वाले को b बोला जाता है और जिसके साथ में कोई नहीं होता उसको c बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर के साथ वाले को a बोलेंगे, सर x के साथ वाले को b बोलेंगे और जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, c बोलेंगे। तो यहां से इस a का जो मान है वो तो देखो a ही दे के रखा है ना, तो a का मान तो यही हो गया। सर इस b का मान यहां से कुछ भी नहीं है तो यहां से 1 हो जाएगा, तो b का मान यहां से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 इस a का मान a दे के रखा है। सर इस c का मान यहां से कितना दे के रखा है बेटा, यहां से b दे के रखा है और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट की। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये बच्चों वाला काम है। माइनस के 4ab को उधर लेकर जाएंगे तो 1 बराबर 4ab, यही तो बच्चा, ठीक है ना। चलिए फिर आप बोलेंगे सर 4 को नीचे लेकर आ जाओ, तो इस ab का जो मान है वो 1/4, ab का जो मान है वो 1/4, तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सवाल को बनाने के लिए ये कंडीशनें पता होनी चाहिए तभी जाकर बनेगा। और ये द्विघात समीकरण वाला एक चैप्टर है पूरा का पूरा, अपन वहां पर पढ़ते हैं इनको, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से जो सवाल है ना, अब अपन को तो इसको हल करना है, आई बात समझ में, अपन को इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप लोग क्या करना, इसमें बोला गया था भाई निकटतम लगभग मान अपन को लेकर चलना है। जैसे 25.19 को आप लोग 25 लिख लो गुणा 3, जब भी ये आए ना पॉइंट में 25 आ गया, पॉइंट में 36 आ गया, तो आप इनके निकटतम मान लिख लो। जैसे 25.19 को अपन ने 25 लिखा इंटू 3, चलिए 4.41 को अपन ने क्या लिख लिया बेटा, यहां से 4 लिख लिया, और 0.9 को आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हैं, या 0.9 को आप चाहो तो 0.9 भी लिख सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हैं, आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए
25 तिया 75 प्लस में 4 0.9, 25 और 4 जोड़ेंगे 79 माइनस का 0.9। अब आप लोग देख लो भाई 79 में से 0 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर 78 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। आई बात समझ में भाई 75 प्लस 4 79 में से 0.9 अपन को घटाना है, आप लोग मत घटाओ। 79 में से अपन 0.9 घटाएंगे तो 78 के समथिंग अपना उत्तर रहेगा। ठीक है ना, यही सवाल था बस। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने आयु वाला चैप्टर पढ़ा हो और इस सवाल को नहीं बनाया हो, ऐसा हो सकता ही क्या? ठीक है ना। 1 साल पूर्व साकेत और तिलक, आप बोलेंगे सर वर्तमान अपन यहां पर लेके चलेंगे, पहले की बात करेंगे ऊपर, बाद की बात करेंगे नीचे, मतलब पहले की बात करेंगे ऊपर और यहां से बाद की बात करेंगे अपन नीचे चलेंगे। अच्छा कौन कौन से आदमी थे? सर साकेत और तिलक था। आप बोलेंगे सर साकेत था और यहां से तिलक था। 1 साल पहले साकेत और तिलक की आयु का जो अनुपात था वो 5:6, मतलब 1 साल पहले की आयु का जो अनुपात था वो 5:6 अपन को देख के रखा था। ठीक है ना। चलिए 4 साल बाद, आप बोलेंगे 4 साल बाद, मतलब ये तो 1 साल पहले का अपन को दे के रखा था। अब यहां से 4 साल बाद का है ना, 4 साल बाद का ये जो अनुपात है ये कितना दे के रखा है? 6:7 अपन को दे के रखा है। साकेत की वर्तमान आयु अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने आयु वाला चैप्टर पढ़ा हो और इस सवाल को नहीं किया हो। चलिए देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो अंतर लो, 5 और ऊपर वाले अनुपात का अंतर 1 हो गया, नीचे वाले अनुपात का अंतर 1 हो गया। पहली स्टेप अपन को इन अंतर को बराबर करना होता है। जैसे यहां पर तो अंतर है, नीचे अंतर है, मतलब यहां पर तो अंतर अपना बराबर है, लेकिन कभी कभार हो सके ये अंतर अलग अलग आ जाए, उस केस में अंतर को अपन बराबर करते हैं। ठीक है ना। चले इतना करने के बाद में आप निकालेंगे 1 इकाई का मान निकालेंगे। अब 1 इकाई का मान निकालने के लिए आप लोग इन दोनों अनुपात के बीच में वर्षों का कितना गैप है इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है ना। चलिए देखो दोनों अनुपात के बीच में आप बोलेंगे सर 1 साल तो ऊपर था, 4 साल नीचे है, तो पूरा का पूरा ये जो गैप है ये कितने सालों का हो गया? सर यहां से 5 सालों का हो गया। दोनों अनुपात के बीच का वर्षों का गैप, देखो यहां से दोनों के बीच का वर्षों का गैप, आप बोलेंगे सर 1 साल तो ये, 4 साल ये, टोटल मिलाकर 5 साल। ठीक है ना। अब यहां से आप नीचे क्या रखेंगे? अनुपात का अंतर। जैसे या तो आप इन दोनों का अंतर लिख लो भाई, 5 और 6 का अंतर भी 1, यहां से 6 और 7 का अंतर भी 1 आएगा। हमेशा ये अंतर बराबर रहता है। ठीक है ना। या तो इन दोनों का अंतर देख लो या फिर इन दोनों का अंतर देख लो, ये अंतर हमेशा ही बराबर रहेगा। तो नीचे आपने वो अंतर रखा, कहने का मतलब 1 इकाई का मान कितना हो गया बेटा? यहां से 5 निकल के आ गया। साकेत का पूछा है, मतलब इससे मतलब है। अच्छा 1 इकाई का मान 5 है, तो इस 5 इकाई का मान आप 5 से जैसे ही गुणा करेंगे तो यहां से कितना आ गया बेटा? यहां से 25 निकल के आ गया। आई बात समझ में? कहने का मतलब जो साकेत था ना वो 1 साल पहले 25 का था, तो वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा बेटा? 26 का हो जाएगा। तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना आ गया? यहां से 26 निकल के आ गया। आई बात समझ में भाई? 1 साल पहले 25 का था, तो वर्तमान में आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा बेटा? यहां से 26 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अच्छा यहां से सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि इनमें से द्विघात समीकरण कौन सी है। मैं आपको यहां से बता देता हूं बेटा, जो द्विघात समीकरण होती हैं
उसकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा पावर हमेशा कितनी रहेगी बेटा, 2 रहेगी। और यहां से त्रिघात जो समीकरण होती है ना, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी रहेगी बेटा, यहां से 3 रहेगी। आई बात समझ में? चलिए, तो द्विघात समीकरण पूछा है, मतलब अपन को वह ऑप्शन चूज करना है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी आनी चाहिए बेटा, 2 आनी चाहिए। देखो यहां से तो 1/2 है, मतलब आधी पावर है, ये तो गलत हो जाएगा। सर यहां से पावर में 3 है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 वाला तो त्रिघात हो गया, अपन को तो द्विघात वाले से मतलब है। अच्छा, इस वाले में भी आप देखेंगे पावर दोनी है, तो यहां से ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथे वाले को सही होना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं भाई, इसमें हाईएस्ट जो पावर है ना वो कितना है बेटा, 2 है। ये जो रूट होता है ना, ये कुछ नहीं होता, ये पावर में कितना होता है बेटा, आधा होता है। जैसे 5 रूट है तो 5 की पावर में ये आधा है, ठीक है ना। चले, तो रूट से कंफ्यूज मत होना, ये आधी पावर होती है। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर सेकंड ऑप्शन में हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। और मैंने आपको सिखाया भाई, द्विघात समीकरण में पावर 2 और त्रिघात समीकरण में पावर 3 होती है, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल देखो, अगला सवाल, यदि किसी घन के एक फलक, अच्छा ये फलक क्या होता है बेटा, बहुत आसान है। जैसे आप बोलेंगे, देखो सिंपल सा, आप तो ऐसे याद रख लो, घन का जो फलक होता है ना वो एक वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। और यहां से जो घनाभ का फलक है वो यहां से क्या होता है बेटा, यहां से आयत होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लो, ये काम की बात है। घन का फलक वर्ग होता है, घन मतलब क्यूब और घनाभ मतलब क्यूबोइड, ठीक है ना। चले, तो यहां से सवाल में घन का फलक, अब यहां से घन का फलक मतलब क्या होता है बेटा, यहां से वर्ग होता है। कहने का मतलब इस वर्ग का जो परिमाप है ना वो 24 दे के रखा है। वर्ग का परिमाप 4 है और यह 24 दे के रखा है, तो इस एक का मान कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 6 निकल के आ गया। परिमाप कुछ नहीं होता, ये चारों भुजाओं को आप लोग जोड़ेंगे ना तो ये क्या होता है बेटा, परिमाप होता है, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप 24 है, मतलब 4 ये हो गई, सॉरी 6 ये हो गई, 6 ये 6 ये 6 ये, मतलब भुजा कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर यहां से 6 निकल के आ गई। और ये आपको आता होगा, छोटी मोटी बातें, ठीक है ना। चलिए, इसका ईतन, अच्छा घन का ईतन कितना होता है, आप बोलेंगे सर भुजा का क्यूब होता है घन का ईतन। तो यहां से भुजा 6 निकल गई, 6 का क्यूब आप बोलेंगे सर यहां से 216, जो कि कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है सर, डी वाले में प्रेजेंट है, ठीक है ना। बस घन का फलक वर्ग होता है, घनाभ का फलक अपना क्या होता है, आयत होता है, ठीक है ना। यहां से घन का फलक मतलब वर्ग होता है, तो वर्ग का परिमाप 24 है। वर्ग का परिमाप आप लोग बोलते हैं सर 4 इंटू भुजा होती है और यह 24, तो एक का मान 6। जैसे भुजा का क्यूब करेंगे तो यहां से घन का आयतन निकल के आएगा। आई बात समझ में? चलिए, देखो यहां से 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना था, आप बोलेंगे सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। और 1 मीटर में आप बोलेंगे सर यहां से 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से मुझे आप लोग बताइए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए। चलिए, क्या इस मीटर को सेंटीमीटर में लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर मीटर की जगह कितना लिख दो बेटा, 100 लिख दो। जैसे मीटर की जगह आप लोग 100 लिखेंगे, 100 का मतलब 2 जीरो, तो यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब सवाल में क्या था सर, ये जो 36 सेंटीमीटर था इसको किलोमीटर में बदलना था, तो
तो भाग किसका देंगे, 1 2 3 4 5 का भाग देंगे, ठीक है ना। अब इसमें गलती मत करना, अब इसमें गलती मत करना। आप बोलेंगे सर नीचे 5 जीरो हैं, तो पॉइंट के बाद में 5 संख्या आनी चाहिए, पॉइंट के बाद में 5 संख्या। आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन में, जैसे मैं यहां से आपको बोलूं 27 में 1000 का भाग देंगे कितना आएगा। बेटा यहां से नीचे जितने जीरो होते हैं ना, पॉइंट के बाद में उतनी संख्या आनी चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है ना। नीचे 3 जीरो हैं, तो पॉइंट के बाद में आप बोलेंगे सर 3 संख्या आनी जरूरी है। आई थिंक पावर कट है। एक मिनट वेट कर लो, पावर कट हो गया था, इन्वर्टर काफी देर से चल रहा है, हो सके है ना, ये इसने भी साथ देना बंद कर दिया शायद। बच्चों पावर कट हो गया और इन्वर्टर ने साथ देना बंद कर दिया क्योंकि काफी देर से चल रहा था। तो इस क्लास को ओपन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। रुको रुको रुको, है ना, हो जाएगा काम अपना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 36 में नीचे 5 जीरो हैं, मतलब पॉइंट के बाद में 5 संख्या, पॉइंट के बाद में 5 संख्या। आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन में था, तो यहां से आप बोलेंगे सर उत्तर कितना आ गया। बेटा यहां से डी निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगले सवाल में करना क्या है। बेटा ऐसे सवालों में कुछ मत किया करो, थीटा का मान आपकी जो मर्जी पड़े ना वो पुट कर लिया करो, उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए, सवाल में बोला गया था भाई कि साइन थीटा को अपन को किस में दर्शाना है, कोट थीटा में दर्शाना है। और कोट थीटा में कैसे दर्शाएंगे, वो 4 ऑप्शन में अपन को देके रखा है। चलिए, तो ऐसे सवालों में थीटा का मान आपकी मर्जी पड़े वो पुट कर लो, ठीक है ना। कोशिश करो कि 45 डिग्री पुट करो, ज्यादा आसान रहेगा। जैसे थीटा का मान कोई 30 डिग्री पुट करो तो भी सही आएगा, कोई 60 डिग्री पुट करो तो भी सही आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से थीटा का मान 45, जैसे थीटा का मान 45 पुट करेंगे आप बोलेंगे सर साइन 45 डिग्री 1/√2 बनेगा। अब ऐसे कौन से ऑप्शन में थीटा का मान 45 डिग्री करने पर 1/√2 बनेगा। आप जानते हो कि कोट 45 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, यहां से 1 निकल के आएगा। तो यहां से कोट 45, आप बोलेंगे सर ये 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ा, आप बोलेंगे सर 2 हो गया, ये अपना उत्तर नहीं होगा। अपन को 1/√2 चाहिए। आप बोलेंगे सर कोट 45 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये तो 1/2 बना, सर ये भी उत्तर नहीं होगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर 1 कोट स्क्वायर 45, आप बोलेंगे सर ये 1 होगा, क्योंकि कोट 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 आप बोलेंगे 2। सर इसके ऊपर √2 लगा हुआ था, तो आप बोलेंगे सर यही अपना क्या हो जाएगा, बेटा उत्तर निकल के जाएगा 1/√2। देखो यहां से ऑप्शन नंबर बी से निकल के आ गया, ठीक है ना। बहुत आसान आसान सवाल आए थे यार, और ये किसी एक ही शिफ्ट के मैं करवा रहा हूं आपको सवाल, ऐसा नहीं किया कि मैं आसान आसान सवाल लाकर आपको है ना बेवकूफ बना दिया, ऐसा नहीं है। ये एक ही शिफ्ट के सारे सवाल हैं। अब इसमें आसान हो कठिन हो ये मुझे नहीं पता, भाई मेरे लिए तो सारे आसान हैं, और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सारी चीजें आसान हैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ाता हूं मैं।
एक्स वाई जेड हर चीज पढ़ाता हूं, मतलब मेरे वाला जो कोर्स है ना 99 रुपए का, उसमें सब कुछ है, कंप्लीट अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ है उसमें, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से कोई भी संख्या थी, आप बोलेंगे 42 51 4563। चलिए देखो यहां से जो संख्या थी कि प्रत्येक विषम अंक में आप बोलेंगे सर जो विषम अंक था, सर यहां से जो विषम अंक था इसमें तो अपन को 3 जोड़ना था, और यहां से जो सम अंक था उसमें से अपन को क्या करना था बेटा 1 घटाना था, ठीक है ना। देखो यहां से सम अंक 1 घटाओ, यहां से 3, सम अंक 1 घटाओ 1, विषम अंक आप बोलेंगे सर 3 जोड़ो, विषम अंक में 3 जोड़ना था, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, सम अंक में एक सॉरी ये विषम है तो 3 जोड़ेंगे 4, ये सम है, सम में 1 माइनस करेंगे 3, ये विषम है, विषम में 3 जोड़ेंगे यहां से 8, ये अपना सम है, सम में 1 घटाएंगे 5, ये अपना विषम है, विषम में 3 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा 6 निकल के जाएगा, ठीक है ना। जैसा जैसा सवाल में बोला अपन ने वैसा वैसा कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से सवाल में क्या बोला गया था, यहां से सवाल में बोला गया था सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात करो। आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बेटा सबसे बड़ा अंक तो 8 है, और यहां से सबसे छोटा अंक कौन सा है, बेटा यहां से 1 है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर अंतर यहां से कितना हो जाएगा, बेटा यहां से 7 निकल के जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से देखो यहां से परीक्षा में ना इसका डायग्राम ऑलरेडी दे के रखा था, इसका जो डायग्राम था परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों दे के रखा था, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो डायग्राम है वो मैं यहां से बना देता हूं, ये ऑलरेडी दे के रखा था। देखो यहां से चलिए OA का मान आप बोलेंगे सर OA का मान x प्लस 3, और यहां से OB का मान y प्लस में 2, सॉरी OB का मान y प्लस में 2। चलिए देखो यहां से OC का मान आप बोलेंगे 2x प्लस में y, फिर यहां से OD का मान आप बोलेंगे सर यहां से 3y, OD का मान यहां से 3y, ठीक है ना। मैं आपको यहां से एक बात बताना चाह रहा हूं बेटा, यहां से जो समांतर चतुर्भुज है, यहां से जो समांतर चतुर्भुज है, या फिर बात करेंगे अपन सम चतुर्भुज की, ठीक है ना। या तो आपको समांतर चतुर्भुज बोलेगा, ये आपको इसी सवाल में आपको सम चतुर्भुज बोलेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग लिख लो जो विकर्ण है बराबर काटेंगे। विकर्ण बराबर काटने का मतलब क्या है कि यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से लेकर यहां तक 5 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना रहेगा बेटा 5 रहेगा, यहां से लेकर यहां तक 7 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना रहेगा बेटा 7 रहेगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में है कि आपको ये और ये दे के रखा है, तो आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक जितना होगा नीचे भी उतना ही होगा, यहां से लेकर यहां तक जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, बस अपन को क्या करना है बराबर करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से ये समांतर चतुर्भुज था, चाहे सम चतुर्भुज की बात करें, ये जो विकर्ण है बराबर बराबर में काटेंगे, ठीक है ना। मतलब यहां से लेकर यहां तक आप बोलेंगे 3y है बराबर में,
यहां से लेकर यहां तक आप बोलेंगे y प्लस 2 है, ठीक है ना। जितना यहां से लेकर यहां तक होगा उतना ही यहां से लेकर यहां तक होगा। y को इधर भेजेंगे तो 2y बराबर में 2, तो यहां से जो y का मान है वो कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 1 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए सवाल में तो x का मान पूछा है, तो यहां से क्या करना है सर, जैसे इस वाले विकर्ण का प्रयोग करके y का मान निकाला, वैसे इस वाले विकर्ण का प्रयोग करके x का मान निकालेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से लेकर यहां तक जितना होगा यहां से लेकर यहां तक उतना ही रहेगा, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, आप बोलेंगे x प्लस 3 बराबर में सर यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, आप बोलेंगे 2x प्लस में y होगा, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है ना। अच्छा यहां से y का मान 1, तो y की जगह अपन कितना मान लेंगे बेटा, यहां से 1 मान लेंगे। इस 1 को जैसे इधर लेकर आएंगे आप बोलेंगे सर यहां से 2, ठीक है ना। इस x को इधर लेकर जाएंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से x बचेगा, तो इस x का जो मान है वो 2 निकल के आ गया। आप बोलेंगे सर x का मान कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 2 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए तो इस वाली का प्रयोग आप लोग करिएगा। ये जब रेगुलर क्लासेज अपन करवाते हैं तो सारी चीजें बढ़िया से बताते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अब आसान आसान सवाल है। देखो यहां से सवाल में बोला गया था यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य 2375 है, परसेंटेज हानि, बच्चों वाला सवाल। चलिए ये बच्चों वाला सवाल आपका होमवर्क है। क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य देके परसेंटेज हानि पूछ ली, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अब ऐसा होता ही क्या, आप क्लास नोट्स उठाकर देख लेना, सेम टू सेम सवाल अपन ने करवाए क्लास में, आई बात समझ में, ठीक है ना। चले देखो यहां से मैं आपको बता देता हूं भाई, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं। आप बोलेंगे सर दो मिश्र धातु थी, यहां से एक्स और यहां से वाई थी। चले इन धातुओं में इस पहले नंबर की धातुओं में आप बोलेंगे जो भी अनुपात दे के रखा था वो 5:2 था। सर दूसरे नंबर की जो धातु थी इसमें जो भी अनुपात दे के रखा है, सर यहां से 5 अनुपात कितना दे के रखा है बेटा, यहां से 7 दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन को बोला गया यदि हम इन मिश्र धातुओं को समान मात्रा में, अब यहां से समान मात्रा बोला है मतलब इस x को भी 1 बनाना है और इस y को भी अपन को कितना बनाना है बेटा, 1 बनाना है। समान मात्रा अपन को सवाल में देख के रखा है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से समान मात्रा कैसे बनाएंगे, देखो यहां से सुन लो, दोनों को जोड़ो, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे आप बोलेंगे 12। भाई इस x का मान तो 7 है और y का मान 12 है, लेकिन अगर बराबर बनाना है ना तो आप ऐसे वज्र गुणा कर दो। बराबर बनाने के लिए आप लोग वज्र गुणा कर दो। जैसे इस 7 की गुणा तो आप लोग नीचे कर दो और इस 12 की गुणा आप लोग ऊपर कर दो, ऐसा करने से बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखो 12 इंटू 7 84, नीचे भी 7 इंटू 12 84, मतलब बराबर हो गया, ठीक है ना। लेकिन 12 की गुणा पूरे में करो, इस 12 की गुणा 5 में करेंगे आप बोलेंगे 60, 12 की गुणा 2 में करेंगे यहां से बोलेंगे 24, 7 की गुणा 5 में करेंगे 35, 7 की गुणा 7 से करेंगे 49। अब यहां से अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से जोड़ लेंगे सीधा सीधा। आप बोलेंगे सर 60 और 35, यहां से 95 आ गया। वैसे 24 और 49 आप बोलेंगे सर 73 आ गया। तो 95 73 कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। बहुत आसान सवाल था, मतलब सेम टू सेम सवाल क्लासेस में करवा के रखे। अभी तक एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो क्लास नोट्स में सीधा नहीं मिले। मैं तो आपको पहले ही बोलता हूं कि मेरे क्लास नोट्स को 5 बार पढ़कर चले जाओ। 10 किताबें करने से बढ़िया यह है कि मेरे क्लास नोट्स को 5 बार पढ़ के चले जाओ। पूरे में से पूरे नंबर नहीं बना दो ना पेपर में, तब आकर बोल देना। उसके अलावा बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, आपको कुछ नहीं करना।
चलिए देखो यहां से सवाल में बोला गया था समानुपात का सवाल है, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था भाई 6, 18, 39 और यहां से x बेटा किसमें, समानुपात में। तो यहां से समानुपात वाले सवालों में बाहर वाले की गुणा बाहर, अंदर वाले की गुणा अंदर और बराबर कर लो, ठीक है ना। बाहर वाले की गुणा बाहर, अंदर वाले की गुणा अंदर और यहां से क्या करना है बेटा, बराबर करना है। 6 इसको काटेगा 3 बार, 9 इंटू 3 7। कहने का मतलब अंतिम अंक में 7 आएगा, जो कि यहां से कौन से ऑप्शन में है बेटा, यहां से सी नंबर के ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से यदि दो संख्याओं का योग 430 है, उनका महत्तम समापवर्त है बेटा 43 है, तो वो कौन कौन सी संख्या होगी ये अपन को देखना ही, ठीक है ना। चलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां से मसप अपन को दे के रखा है, देखो करने का तरीका देख लो, मसप अपन को 43 दे के रखा है, तो हमेशा कभी भी मसप सवाल में दिया जाए, अगर वह संख्या अपन को लिखना हो तो पहली संख्या 43x और दूसरी संख्या आप बोलेंगे सर कितना लिखेंगे बेटा, 43 वही लिखेंगे। कभी भी मसप, जैसे मसप अपन को 5 दे दिया तो पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या अपन कितना लिखेंगे बेटा, 5 वही लिखेंगे, ठीक है ना। तो वैसे मसप 43, तो पहली संख्या 43x, दूसरी संख्या 43 वही। चलिए इन दोनों का जो योग है ना वो 430 दे के रखा है। कहने का मतलब दोनों का योग 43x 43y, दोनों का योग 430 दे के रखा है, ठीक है ना। अब 43 का भाग दे लो, 43 का भाग दिया, 43 का भाग दिया, 43 का भाग दिया, तो यहां से x प्लस y का मान कितना आ गया बेटा, यहां से 10 निकल के आ गया, ठीक है ना। अच्छा सर x और y का मान क्या क्या हो सकता है, आप बोलेंगे सर इधर 1 रखा तो इधर 9 रखना पड़ेगा, तभी तो जाकर यहां से 10 बनेगा। अच्छा यहां से हमेशा ध्यान रखना भाई, ये जो x y होते हैं ना, ये सह अभाज्य संख्या होती है, ये को प्राइम नंबर होते हैं। आप बोलेंगे सर ये कौन सी बला आ गई, सह अभाज्य संख्या। बेटा सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो नहीं कटनी चाहिए, मतलब नहीं कटनी चाहिए। जैसे 5 और 12 है, क्या ये संख्या अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है। क्या ये कटेगी क्या, आप बोलेंगे नहीं कटेगी, तो ये अभाज्य संख्या है। सर यहां से 9 और यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 10, क्या ये अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल है। क्या ये कटेगी क्या आपस में, आप बोलेंगे नहीं कटेगी, ये अभाज्य संख्या है। क्या सर 10 और 12 क्या अभाज्य संख्या है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ये 2 से कटेंगे, 2 से कटेंगे और 2 से कटेंगे। आई बात समझ में, मतलब काटोगे तो दोनों को ही काटना है, ऐसा नहीं कि 9 को तो 3 से काट दिया, 10 को 2 से काट दिया, ऐसा नहीं करना, दोनों को ही सेम संख्या से काटिए। आप बोलेंगे सर क्या ये जो दोनों संख्या है वो सेम संख्या से कटेगी क्या, बिल्कुल कटेगी, तो फिर ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्या ये जो दोनों संख्या है क्या वो किसी सेम संख्या से कटेगी क्या, आप बोलेंगे नहीं कटेगी, तो ये अभाज्य संख्या है। तो यहां से 1 और 9 आप बोलेंगे सर अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये आपस में नहीं कट रही। वैसे 2 रखेंगे इधर 8 रखेंगे, ये जोड़ा संभव ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 और 8, आप मुझे बताइए, क्योंकि 2 और 8 मिलाकर 10 तो बन रहा था, लेकिन क्या ये अभाज्य संख्या है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में कट रहे थे बेटा, 2 से कट रहे थे। वैसे आप बोलेंगे सर 3 और 7, आप बोलेंगे क्या ये अभाज्य संख्या है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि ये आपस में नहीं कट रहे। बस x का मान 3 रखो और y का मान 7 रखो और अपना उत्तर निकालो। चलिए आप बोलेंगे सर x का मान 3 रखो, y का मान 7 रखो, तो यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 129। देखो यहां से 129 एक ही ऑप्शन में था, तो यहां से उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, डी नंबर का अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
जैसे ही 43 को इंटू 7 से करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 301 हो जाएगा। कोई बोलेगा कि सर x का मान 1 और y का मान 9 रख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर रख तो सकते हैं। आई बात समझ में? आप बोलेंगे सर रख तो सकते हैं, x का मान यहां से 1 और y का मान 9 अपन रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में भी तो मिलना चाहिए। आप जैसे ही x का मान 1 रखोगे ना और y का मान आप लोग 9 रखोगे तो ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से x का मान 3, y का मान 7 जैसे रखोगे तो यहां से अपन को ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो यहां से मैं इनको हटा रहा हूं। आ गया। चलिए, ये क्लास का करवाया गया सवाल है, ये आपका होमवर्क है। कुछ नहीं, साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, ठीक है ना। मैं यहां से बता देता हूं भाई, यहां से दिनों की संख्या निकालोगे तो 72 निकल के आएगी, लेकिन कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि दिनों की संख्या अगर 72 आ जाए तो आप अपने हिसाब से 73 मान के सवाल को हल कर लेना, क्योंकि 73 365 को है ना 5 बार सीधा सीधा काटता है तो अपनी कैलकुलेशन बैठ जाती है। चलिए, फिर भी आप दिनों की संख्या निकालोगे 72 रहेगा तो अपने साथ से 73 इसको मान के चल देना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, आसान सा सवाल है, मैं यहां से बना देता हूं। देखो, यहां से मूलधन 2000 इंटू दर 8.25 इंटू समय निकालोगे तो 72 रहेगा, लेकिन आप लोग 73 मान लेना, है ना। अब यहां से दिन को जैसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे 365 का भाग देंगे और 100 का भाग तो देते हैं ही भाई। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 तो करते हैं, लेकिन दिन को अगर वर्ष में कन्वर्ट करना है तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से किसका भाग देंगे बेटा? 365 का। अब यहां से ये निकाल लेना यार, 7 फरवरी, आप बोलेंगे फरवरी, मार्च और यहां से अप्रैल। सर 7 फरवरी 28 की फरवरी होती है सर, 7 दिन गुजर चुके हैं तो यहां से 21 बचा। सर मार्च 31 का होता है और अप्रैल कहां तक लेना था बेटा? 20 तक लेना था। टोटल मिलाकर 72 दिन हो गए, लेकिन आप लोग 73 मान लेना, क्योंकि 73 इसको काटेगा 5 बार, ठीक है ना। 2 इसको काटेगा, चलिए 5 इसको काटेगा 5, 6 7 8 है ना, 6 पंजे का 30 और यहां से 5। चलिए, इन दोनों को बस गुणा कर लेना। आप बोलेंगे जैसे दोनों को गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा बेटा? यहां से 31 मिल जाएगा। चलिए, है ना, 32 बिल्कुल ठीक है। नहीं, यहां से 33 मिलेगा, है ना। 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, एक यहां से 33, मतलब यहां से कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर यहां से 33 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो पिछले साल का ये जो ग्रुप डी का पेपर था ये मैंने आपको करवाया। इसी प्रकार के लगभग जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए हैं मैं सारे आपको करवा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सारे ग्रुप डी के पेपर ट्रिकी अप्रोच में आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।